नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स का एक फिर से नया धमाकेदार सेशन एक बार फिर से आपके सामने नया आ रहा है। तो हाल फिलहाल की फिर चल रही घटनाओं पर, देश विदेश की घटनाएं, अपने देश की घटनाएं, और आप लोग समाचार न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास होने वाली है। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा खास होने वाली है। आइएगा, हम लोग वीडियो को स्पेशल बनाते हैं। देखिएगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी, अगर नहीं कर रहे हो तब भी, क्योंकि आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जो कि करंट अफेयर्स के नीचे लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, सामाजिक विषय यानी कि जी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी, ठीक है, इन दोनों को मिला करके कंसाइज किया गया है करंट अफेयर्स के इस 6 से 7 क्वेश्चन में, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो आज के दिन का हमने विशेष करके आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो में ये 7 क्वेश्चंस इंक्लूड किया है, शामिल किया है। आइएगा देखते हैं क्या है, बिना समय गंवाए, बिना समय बर्बाद किए। पहला 1 नवंबर दिन, शनिवार के दिन, यानी कि फ्राइडे के दिन, सॉरी सैटरडे के दिन, पहला जो क्वेश्चन है ये निकल के आपके सामने आया है। आपने भारत के ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो पहला क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में देखिएगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आप सभी ने सुना होगा। इसकी राजधानी पूछ रहा है क्या है, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको पता होगा, ठीक है, और 29 राज्य हैं। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन द यूनियन टेरिटरीज, 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी, पहला दमन एवं दीव, दूसरा है पोर्ट ब्लेयर, तीसरा त्रिवेंद्रम, चौथा है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तो आपको देखने से पता चल जाना चाहिए दमन एवं दीव किसकी राजधानी है। दमन दीव तो पहले खुद ही क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव होने के कारण इसकी राजधानी केवल और केवल दमन है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, आपको ऐसे अनुमान लगा देना है। उसके बाद त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम आपको देखने से लग जाना चाहिए कि क्या किस मतलब राज्य की राजधानी हो सकती है। तो ये केरल की राजधानी है, तो ये भी नहीं हो सकती। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ये भी नहीं। तो आता है सबसे लास्ट में क्या, पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या अंडमान निकोबार इसलैंड ग्रुप, which is known as the 1 union territories of 7 of India, ठीक। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष का मनाया जाता है। आज ही का मतलब कल का डेट था, आज तो 1 नवंबर हो गया। तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि राष्ट्रीय अपने भारत की बात कर रहा है। तो अपने भारत को एकजुट रखने में जिन महापुरुषों का, जिन लीडर्स का योगदान रहा है हमारे इतिहास में, उनमें आपको ये समझ के बताना है कि आपने अगर पहले के आंदोलनों को, पहले के द्वारा चलाए गए जो है नियम कानूनों को देखा होगा, आज से लगभग 50 साल, 100 साल पहले, जब महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेता थे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, तब से एक कानून बनाया गया नियम, ठीक है। तो उस राष्ट्रीय एकता दिवस व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल यूनिटी डे एवरी ईयर, हर वर्ष का मनाया जाता है। पहला है 30 अक्टूबर, दूसरा है 31 अक्टूबर, तीसरा 1 नवंबर, चौथा है 2 नवंबर। तो ना तो ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, ना तो 1 नवंबर को, ना ही 2 नवंबर को, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ठीक है। कल की डेट में भारत में, पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। तो नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर एवरी ईयर इन इंडिया, ठीक है। भारतवर्ष में, पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइएगा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। इस साल सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमने अभी आपको ये नाम बताया था सेकंड वाले क्वेश्चन में कि महान क्रांतिकारियों में से एक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, जिनके सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, अगर आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गई तो समझ लीजिएगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। तो उसमें क्या है कि उसकी कौन सी जयंती मनाई जा रही है, यानी कि इस साल, अब 2025 में, जिसमें हम लोग जो है अपना कुछ भी है काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, इस साल कौन सी जयंती मनाई जा रही है, 50वीं, 60वीं, 100वीं, 120वीं। तो
140वीं है, 150वीं, 160वीं, 162वीं, 114th, 115th, 150th, 160th एंड 162th। ठीक है, तो हम बता दें आपको, ना ये 162वीं है, ना ये 140वीं है, ना ये 160वीं है, ये है 150वीं जयंती, 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज सेलिब्रेटिंग ऑन दिस ईयर 2025। ठीक है, 150वीं जन्म सदी जो है, जन्म 150वीं जन्म अष्टमी, सॉरी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। तो 150th बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटिंग इन इंडिया एवरी ईयर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल विच इज द मोस्ट पॉपुलर रिवॉल्यूशनर्स ऑफ आवर हिस्ट्री। ठीक है, हमारे भारत के सबसे महान क्रांतिकारों में से एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 150वीं जयंती मनाई जा रही है। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर को किस राज्य में 14,260 करोड़, ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए, ये राशि 14,260 करोड़ रुपए हमारे भारत के प्रधानमंत्री किस राज्य में जो है 1 नवंबर को, यानी आज ही के दिन परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। यानी आज ही के दिन उन्होंने क्या किया है, अनावरण किया है, वो कौन सा राज्य है भारत का। ठीक है, तो इन विच स्टेट आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी will inaugurate या will startups to the schemes of the amount 14,260 करोड़ रुपीस। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य होने वाला है, अगर देखते हैं जल्दी से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, और क्या है, केरल है। ठीक है, तो वह देश कौन सा होने वाला है, तो भारत का वो दक्षिणी राज्य है कोई। ठीक है, तो यूपी नहीं हो सकता। दक्षिणी राज्य में भी 2 राज्य ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, केरल भी नहीं, ये है क्या, कौन सा, तमिलनाडु। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार जो है तमिलनाडु में जाकर के 14,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, जितनी स्कीम्स हैं तमिलनाडु में जो लाभदायक हैं, जो गरीबों के लिए, पढ़ने के लिए, किसान मतलब पढ़ने वाले छात्रों के लिए, किसानों के लिए, काम करने वाले बिजनेसमैन्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, तकनीक नवाचार, यानी जितने भी विषय महत्वपूर्ण विषय, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शामिल हैं तमिलनाडु में, उन सभी को मिला करके केवल 14,260 करोड़ रुपए, यानी बहुत बड़ी बात हो गई, 14,260 करोड़ रुपए। ठीक है, इसकी इतने की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। तो और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट 14,260 करोड़ रुपीस इन तमिलनाडु रिलेटेड मैनी टॉपिक्स ऑफ द स्कीम्स। ठीक है, जितनी भी स्कीम्स होंगी उसमें संबंधित 14,260 करोड़ रुपए का जो है अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज की डेट में, तो वो भी कर दिया गया है। ठीक है, फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, टेक्निकल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट, इस मुख्यालय में जो है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उसकी प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यानी किसके साथ जो है इस बार डील किया गया है। AICTI मुख्यालय में, हेडक्वार्टर में जो है एक AI प्रयोगशाला, एक AI लेबोरेटरी होनी चाहिए। AI लैब, आपको पता होगा, लैब्स तो ढेर सारी हैं, जब से AI आया तो AI लैब्स की भी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, AI कौन सी, मतलब किस कंपनी के साथ मिलकर के AICTI ने जो है एक नई प्रयोगशाला होनी चाहिए ऐसा बताया है। IBM है, IPL है, IPC है, CCCCCI 5 times CI। ठीक है, तो IBM आपको बताते चलें, IBM, IPL तो मैच की है, आपको पता होगा ना, IPL जो होता है मैच का टूर्नामेंट में। IPC भी नहीं है, एक धारा होती है एक प्रकार की, लीगल इलीगल में। CCCCI ये क्रिकेट काउंसिल, मतलब ये क्रिकेट काउंसिल भी नहीं है, ये CCCCAI एक चलाया गया हुआ वन्य जीव अभियान है। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, काउंसिल कन्वर्जन एंड काउंसिल कन्वर्जन करेंट, उसके बाद फिर ये एक सी है, फिर एक सी है, फिर आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रिएटर्स ऑफ कॉलिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मतलब पूरा पर्यावरण से संबंधित है, ये भी नहीं हो सकता। ये है IBM। ठीक है, IBM के साथ मिल करके अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया, हाँ, शिक्षा परिषद है, काउंसिल ऑफ, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, इस टेक्निकल एजुकेशन, इसके साथ मिलकर के AICTI ने क्या किया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए
इसके साथ डील करके IBM के साथ साझेदारी की है। तो इन AICTI हैव बीन शेयर्ड या हैव बीन डील विथ IBM कंपनी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AI लेबोरेटरीज इन AICTI हेडक्वार्टर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इसके साथ यानी कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के इसमें जो है IBM के साथ मिलकर के एक AI प्रयोगशाला स्थापित होनी चाहिए, इसके साथ डील किया है। तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इस बार जो होने वाला है 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि 8th इंटरनेशनल स्पेस, उसके बाद फिर एसोसिएशन जिसको बोला जा रहा है ISA, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन, इसका सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? हमारे भारत के किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो इन विच स्टेट द अपकमिंग 8th इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन कमिटी एक समिट है बीन हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड की गई है यानी कहाँ पे आयोजित किया गया है इसका? नई दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश और चेन्नई। तो चारों राज्यों में से कोई एक राज्य होगा तो बता दें आपको, गुजरात नहीं है, ना ही आंध्र प्रदेश है और ना ही चेन्नई है, ये है कौन सा? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो 8th इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन अपकमिंग 8th इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन हैव बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की राजधानी है। तो नई दिल्ली में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सम्मेलन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि फिर से सौर गठबंधन यानी कि सौर मंडल की बात हो रही थी, तो इसमें भी सौर मंडल से क्वेश्चन बना है। हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आप लोगों ने क्लास यानी कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, क्लास 8 में तक भी पढ़ा होगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, बड़ा ग्रह के बारे में और सबसे ठंडा ग्रह के बारे में। तो विच इज द मोस्ट कोल्डेस्ट स्टार, विच इज द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बुध सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी सबसे हरा भरा ग्रह है जहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है, और वरुण सबसे ठंडा ग्रह है जो कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, लगभग खरबों किलोमीटर है। ठीक है, ये सारे ग्रह जो आपको तीनों दिख रहे होंगे, ये प्लेनेट बुध करोड़ों में है, अरबों में है, ये भी अरबों में है, करोड़ में है, ठीक है, ये तीनों करोड़ों में है, ठीक है, लेकिन ये जो है खरबों में है। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी होने के कारण इस ग्रह पर जो टेम्परेचर होता है, आपको जानकर हैरानी होगी, माइनस में चलता है, -50, -100, यानी कि इतना ज़्यादा कि अगर कोई वहाँ पहुँच भी जाए तो तुरंत बर्फ़ बनने में उसको होने की ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तुरंत नैनो सेकेंड में भी बर्फ़ बन जाएगा। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी को छोड़कर वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। तो वरुण प्लेनेट इज द मोस्ट, वरुण को शायद इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। तो नेपच्यून इज द मोस्ट कोल्डेस्ट स्टार, मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। तो दोस्तों इस तरह का ऐसा रहा हमारे द्वारा बताया गया आपको इस वीडियो में करंट अफेयर्स, जो कि 1 नवंबर दिन शनिवार का है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस GK GS के क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा है हमें। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई भी अगर गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फिर न्यूज़ आर्टिकल्स को, ब्लॉग्स को, मैगजीन्स को पढ़ रहा है, तो इस वीडियो को देखकर हिंदी इंग्लिश दोनों में वो समझ सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।